अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक आई हुई है फेडरल बोर्ड की, उसके एक्सरसाइज 2.6 को क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट, सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.5 तक के तमाम सवाल को हमने सॉल्व कर लिया है। अब उसी के आगे हमने कंटिन्यू रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप मेरे नंबर शो होगा स्क्रीन में, आप मुझे मैसेज करोगे अपना नाम, अपना क्लास और अपने बोर्ड का नाम लिख करके, तो मैं क्या कर दूंगा स्टूडेंट, आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो इसमें लिखा हुआ स्टूडेंट, सॉल्व द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन फॉर नॉन ट्रेवल सोल्यूशन इफ एग्जैक्ट। ठीक है, अब इसमें याद रखना हमारे पास नॉन होमोजीनियस होता है और एक होमोजीनियस होता है। जिस वैल्यू के अंदर स्टूडेंट इक्वल टू के बाद जीरो आ जाए लाइन से, तो ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास होता है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन उसको कहते हैं जिसकी पावर क्या हो स्टूडेंट, 1 हो। मतलब x के ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है। ठीक है, और x1 x2 और x3 लिखा हुआ है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन जिसमें आपके पास पावर क्या हो स्टूडेंट, 1 हो। ठीक है, और साथ साथ होमोजीनियस मतलब स्टूडेंट क्या होता है हमारे पास, ये इक्वल टू के बाद यहाँ पे इस इक्वेशन को समझने में ये होता है कि इक्वल टू के बाद जीरो लगा हुआ होगा। जहाँ पे इक्वल टू के बाद जीरो ना लगा हुआ हो तो वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस होता है। ठीक है, अब हमारे पास ट्रेवल और नॉन ट्रेवल सोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट। नॉन ट्रेवल सोल्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट कि अगर आप ए डिटर्मिनेंट निकालो तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाए तो दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रेवल सोल्यूशन। ठीक है, अगर ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो तो दैट्स मीन ये क्या होगा मेरे पास, ट्रेवल सोल्यूशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्व द फ्लोइंग होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन फॉर नॉन ट्रेवल सोल्यूशन। अगर नॉन ट्रेवल सोल्यूशन है तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इससे हम लोग मैनी सोल्यूशन बना सकते हैं, काफ़ी सारे सोल्यूशन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट मेरे पास जब ये वाला सवाल हो जाएगा ना, ठीक है, तो हमें सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना होता है, लेट करना होता है। इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को क्या करना होता है, एज आ अपने मैट्रिक्स के अंदर पुट करना होता है। तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट ए और मैं बोल दूंगा ये जो है मेरे पास मैट्रिक्स है। x1 के सामने जो कोफिशिएंट होगा वो पहली वैल्यू होगी, फिर ये वाली जो वैल्यू होगी वो नीचे वाली वैल्यू होगी। 1 छुपा हुआ, इसके बराबर में क्या है स्टूडेंट, 4। इसके बराबर में क्या है, -3 -2 और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1। यहाँ 4 3 और -6। स्टूडेंट अगर कोई वैल्यू गुम होती है, गायब होती है, तो आप क्या करते हो, आप उसकी जगह क्या लिख देते हो, आप उसकी जगह लिख देते हो क्या, मैं बता देता हूँ आपको, आप लिख देते हो 0। ठीक है, अब स्टूडेंट मेरे पास इसके बाद x होता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं बेटा। x की वैल्यू मतलब जो मेरे पास वेरिएबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x1 है, दूसरा x2 है और तीसरा x3 है। हमें बेसिकली इसी की ही वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है ट्रिवल नॉन ट्रिवल सोल्यूशन के अंदर। जबकि मेरे पास b क्या होता है, जो इक्वल टू के बाद टर्म होती है, जैसे कि क्या है 0 0 0। वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, लेकिन खैर मैंने आपको मैंशन करके क्या कर दिया, दिखा दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट मैंने यही टर्म कर दिया। अभी मैंने बताया था कि अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो वो मेरे पास नॉन ट्रिवल सोल्यूशन होता है, और फिर नॉन ट्रिवल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसमें से x1 x2 और x3 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे तरीक़ेकार हो सकते हैं जिसकी मदद से आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा जो बुक में मेथड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग करूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कहीं पर भी 0 नहीं है तो मैं एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 करके निकाल देता हूँ इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 में क्या होता है, पहली वैल्यू प्लस, दूसरी वैल्यू माइनस, तीसरी वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए डिटर्मिनेंट, सबसे पहले मैं 2 लिखूंगा प्लस में। ठीक है, जो प्लस में लिखा गया, और इस तरह से ब्रैकेट बना दूंगा। जो टर्म को लिखते हैं उस वाला रॉ और उस वाले कॉलम को क्या करते हैं, हाइट। तो क्या बच रहा है स्टूडेंट, -2 3 1 और -6। ठीक है, स्टूडेंट दूसरी वैल्यू क्या है, मेरे पास माइनस में लिखा हुआ है और मुझे किस में लिखना होता है, यहाँ पे माइनस में। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। याद रखना, एक्सपेंडिंग वाले को भूलना मत, लास्ट चैप्टर एक्सरसाइज में कंप्लीट करवाया था, तभी मैंने डायरेक्ट किया। यार टर्म गायब, यार टर्म गायब, तो क्या बच रहा है स्टूडेंट, 1 3 4 -6। ठीक है, 1 3 4 और -6। ठीक है, अब इसमें मेरे पास क्या होगा, येली टर्म गायब और येली टर्म गायब, क्योंकि मैं +4 लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, याद रखना, पहली टर्म प्लस, दूसरी टर्म माइनस, तीसरी टर्म फिर प्लस। तो ये माइनस माइनस खुद ही प्लस हो गया था, और प्लस वाली टर्म तो प्लस में लिखाएगी स्टूडेंट, क्योंकि हमें तो मालूम है। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना किस तरह से करना है। तो इस वाली टर्म को हमने हाइड कर दिया, इस वाली टर्म को हाइड कर दिया, तो क्या बच्चा स्टूडेंट, 1 -2 4 और 1। देखा कितने आसान तरीके से हमने इसको लिख करके दिखा दिया। अब कुछ भी नहीं करना, आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 वैसे ही लिखा बेटा, 2 6 दे कितना, तो 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 3 3 होता है, लेकिन बीच में डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग माइनस लगाते हैं। ठीक है, फिर मेरे पास प्लस का 3, -1 6 दे कितना होगा, -6, 4 3 दे कितना होता है स्टूडेंट 12, लेकिन -12 आ जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से बेटा यहाँ पे 4 लिखा गया, 1 1 ज़ा 1
और बेटा ये माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस का निशान होता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके आगे क्या करना है, इसको मजीद सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो 2 लिखा, 9 में से 3 जाएगा तो मेरे पास 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, 12 में से 6 जाएगा तो स्टूडेंट 6 बचेगा। ठीक है, प्लस का स्क्वायर और ये 4 और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, 2 9 से कितना होता है मेरे पास 18 होता है। ठीक है, 3 6 से कितना होता है स्टूडेंट, अच्छा ये मेरे पास माइनस का, अच्छा माइनस का 12 माइनस का 6 था, तो ये स्टूडेंट माइनस का 18 होगा ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 6 नहीं होगा। ठीक है, तो 3 18 से मेरे पास कितना होता है बेटा माइनस का 54, क्योंकि माइनस का निशान है, और प्लस लिख दिया 4 9 से कितना होता है स्टूडेंट 36। ठीक है, अब 18 और 36 को प्लस कर लो तो मेरे पास ये बनता है स्टूडेंट 54। ठीक है, तो ये 54 प्लस में माइनस में 54, डैट्स मीन मेरे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, जब ए डिटर्मिनेंट 0 होगा सो ये हमारे पास क्या होगा, सो इट्स अ ट्रिवल सोल्यूशन। ठीक है, हमारे पास 0 आ गई है, तो मेरे पास क्या है, अगर 0 आ जाती है तो मेरे पास नॉन ट्रिवल होती है। ठीक है, तो मैंने लिखा था ना नॉन ट्रिवल बताना है, अगर 0 आ गई तो नॉन ट्रिवल, तो सो इट इज़ नॉन ट्रिवल सोल्यूशन। ठीक है, ट्रिवल सोल्यूशन। ठीक है, जब नॉन ट्रिवल सोल्यूशन आ जाएगा स्टूडेंट, मुझे अब क्या करना होगा, x1 y1 और x3 की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है ये मैं आपको सिखा देता हूँ स्टूडेंट। जो हम लोग ने बचपन में सीखा था ना कि हम लोग क्या करते थे, इसमें कुछ मल्टीप्लाई और कुछ डिवाइड करके हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते थे और किसी टर्म को क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम इसमें भी वही काम करेंगे और इसको किसी ना किसी तरीके से क्या करवाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 को प्लस माइनस करके मैं इसको आपको मज़ीद सॉल्व करवाऊंगा। तो चलो आज स्टूडेंट इसको कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट याद रखना है कि आपने ये जो मेरे पास टर्म लिखी हुई है इसको मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट पेज में आ जाता हूँ क्योंकि इस पेज में तब जगह नहीं बची है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से नेक्स्ट पेज को ओपन कर लिया है और थोड़ा सा लेंदी वीडियो भी होते जा रही है, लेकिन खैर आपको मुझे फर्स्ट स्टेप में तो सब कुछ बताना पड़ेगा ना, कैसे करना और कैसे नहीं करना। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरे पास ये जो इसको ना मैं लेट कर लूँगा, सारी इक्वेशंस हैं। ठीक है, अलग-अलग, तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखना अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लूँ या फिर इक्वेशन नंबर किसी को भी मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ले आऊँ तो मेरे पास आराम से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो ये 2x1 है ना, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 2x1 हो जाएगा, तो 2x1 कैंसिल आउट होगा और मेरे पास क्या बचेगा, कुछ वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर रहा हूँ बेटा, सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, किससे स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2 के साथ। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 के साथ, जबकि इक्वेशन नंबर 2 को स्टूडेंट मैं मल्टीप्लाई भी करवा रहा हूँ किससे, 2 के साथ। ठीक है, तो चलो आज इसको देख कर लिख लेते हैं। तो 2x1 माइनस का 3x2 प्लस का 4x3 बराबर है किसके स्टूडेंट, 0 के। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 2x1, ये 2 2 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 हो जाएगा, माइनस का 4x2 और मेरा ये 2 3 का क्या हो जाएगा प्लस का 6x3। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख दिया, माइनस का निशान प्लस का निशान माइनस का निशान, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हुए चेंज हो जाती है वैल्यू। तो ये स्टूडेंट क्या हो गया, मेरे पास कैंसिल आउट हो गया बेटा, प्लस का 4 माइनस का 3 मतलब x2 बचेगा यहाँ पे, माइनस का 6 प्लस का 4 मतलब माइनस का 2x3 बचेगा इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इस 2 को इधर ले जाओ तो x2 की जो वैल्यू है वो क्या आ गया बेटा, मेरे पास प्लस का 2x3। ठीक है, तो पहली वैल्यू हमने क्या निकाला है, हमने ये वाली वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब सेकंड वैल्यू को निकालना होगा। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, अब इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पहली वैल्यू कट जाएगी, फिर 2 वैल्यूज़ आ जाएगी फिर से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक सब्ट्रैक्ट, हम क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर इक्वेशन नंबर 1 को करवा दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 और ये इसको करोगे ना थोड़ा सा इशू आएगा बीच में, क्योंकि जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा इशू आएगा, उससे बेहतर है कि मैं इसी को और इसको कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, जबकि हम इक्वेशन नंबर 3 को क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि नीचे 4 है। तो एन इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या है स्टूडेंट 3 जो है, इक्वेशन नंबर 1 है वो मल्टीप्लाई किससे करवा दूंगा स्टूडेंट,
2 से, ताकि मेरे पास क्या हो जाए, इसका आंसर आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ये वाला इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। ये 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर लिख देता हूँ आपके सामने। 2 का क्या होता है, 4 होता है, तो 4x1 माइनस का 6x2 और प्लस का क्या हो जाएगा 8x2। ठीक है, दूसरी वैल्यू मेरे पास ये वाली है। ठीक है, मैं अगर छोटा करके दिखाऊँ ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया 2 से और ये वाली वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या है मेरे पास 4x1 माइनस का प्लस का क्या है बेटा यहाँ पे x2 और माइनस का 6x3। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस वैल्यू को लिख दिया। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो प्लस। ठीक है स्टूडेंट, ये 4 है और ये भी 4 है। ठीक है, इस वाली टर्म से ये टर्म कट गई। माइनस का x2 और माइनस का ही स्टूडेंट क्या है मेरे पास 2 है। ठीक है, ये प्लस था, ये माइनस हो गया ना। ठीक है, x2 है तो मेरे पास माइनस का क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, तो लिख दूँगा 7x2। ठीक है, 7x2 हो गया, थोड़ा सा ऊपर लिख गया, इसको नीचे लिखना। ठीक है, 7x2 हो गया। और स्टूडेंट 8 में से 6 को क्या कर दोगे, प्लस, क्योंकि नीचे प्लस लिखा हुआ है, तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14x3 = 0। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम की बात स्टूडेंट नहीं है। अगर स्टूडेंट मैं इसमें से क्या ले लूँ, 7 को कॉमन ले लूँ। ठीक है, माइनस के 7 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस का x², ये प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7x3 और =0। ठीक है, अच्छा 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करूँगा, इसको जाके डिवाइड कर दूँगा तो क्या हो जाएगा ये x2 है। ठीक है, मैं बार बार x² लिख दे रहा हूँ और 2x³ बराबर है 0 के। ठीक है, तो इसमें मेरे पास x2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 2x³। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि मेरे पास x2 की जो वैल्यू आई थी वही यहाँ पे आई है इसकी। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से लिख कर दिखा दिया है। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब इसमें हमें क्या करना होता है, हमें किसी न किसी एक वेरिएबल को ना, किसी भी एक टर्म को इसमें क्या करना होता है, लेट करना होता है किसी और टर्म से। ठीक है, किसी और वेरिएबल से अगर हम लेट कर लेंगे ना तो इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम लेट कर लेंगे कि x3 जो बराबर है वो स्टूडेंट किसके बराबर है, t के। ठीक है, क्योंकि हमें ट्रिवियल सोल्यूशन में यही करना होता है कि किसी एक टर्म को हमें लेट करना होता है, एक से ज़ायद भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ एक टर्म को अगर t लेट कर लेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा x3 का। देखो किस तरह से मैंने लेट कर लिया कि x3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट t, जबकि मेरे पास x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, अगर x2 निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट 2t आ जाएगा। ठीक है, 2t आ जाएगा। अब मुझे निकालना है x1 की वैल्यू। अगर इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर या क्वेश्चन नंबर 2 किसी के अंदर ये पुट कर दूँ इसके अंदर, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास जो है स्टूडेंट इक्वेशन वो निकल जाएगी, क्या बोलते हैं x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है x2 की वैल्यू क्या है, मेरे पास x2 की वैल्यू मेरे पास 2t है, जबकि मेरे पास x3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट t है। अगर मैं इसको लिख लूँगा तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ x3t एंड x2 2t इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके देख लेता हूँ और देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये 2x1 है, तो यहाँ पे मैं 2x1 को वैसे ही लिखूँगा। फिर इसके अंदर लिखा हुआ था माइनस का 3x2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, माइनस का 3x2 की जगह क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, जो कि मेरे पास क्या है स्टूडेंट 2t है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ था, प्लस का 4x3। ठीक है, लिखूँगा प्लस का 4 और x3 की जगह क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, t लिख दूंगा और =0। चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x1 माइनस का 3 × 2 = 60। ठीक है, और 4t का क्या होता है 4t होगा। ठीक है, =0। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2x1 माइनस करोगे तो मेरे पास शायद माइनस का 2 ही बचेगा और t बचेगा। ठीक है, इसको उठा के = के बाद ले जाओ तो मेरे पास 2x बराबर हो जाएगा 2t के। इस 2 से ये 2 कटा तो ये x1 की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आ गया, t आ गया। ठीक है, तो x1 की वैल्यू t है, x3 की वैल्यू t है और x2 की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें मालूम पड़ गया इसका आंसर कि मुझे x की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इसकी, तो x1 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास x1 की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या है, t है। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2t है और x3 की वैल्यू क्या है, t है। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका आंसर होगा, जिसको हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, फाइंड आउट कर लिया। याद रखना हमेशा किसी चीज़ को लेट करना होगा और फिर ही हमें इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक पार्ट था और उसके बाद स्टूडेंट एक ये पार्ट था। ये सवाल थोड़ा सा लेंदी हो गया लेकिन हमें तो करना था सॉल्व स्टूडेंट इसी तरीके से। अब मैंने इसको सॉल्व करके आपको बता दिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
अब स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 2 आ गया। चलो आज इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। सेम वही काम करेंगे जो हमने इससे पहले किया था, ठीक है। हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, वही जो हमने इससे पहले लिखा था कि हमने क्या करना है, हमें इसको चेक करना है कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लेना है। लेट मैंने कर लिया कि मेरे पास जो ए की वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट, 2 1 1 माइनस का 3 1 4 4 1 3, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यू लिखा है क्योंकि हमें मालूम है कैसे लिखते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, वही x1 y1 और x2, ठीक है। सॉरी x1 x2 और x3, ठीक है। जितने वेरिएबल्स वो लिखेंगे, अगर कोई दूसरे वेरिएबल होंगे तो उसको भी लिख सकते हो। जबकि b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, मेरे पास 0 0 और 0, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या दिखा दिया। अब इसको एक्सपेंडिंग करना होगा, चेक करना होगा कि ये मेरे पास ट्रिवल सोल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, ठीक है। तो मैंने एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 कर दिया स्टूडेंट। अब तो आपको समझ में भी आ गया होगा करना कैसे है, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट का निशान डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले 2 लिखेंगे और इस तरह से ब्रैकेट बनाएंगे, ये गायब तो 1 4 1 3, ठीक है। 1 4 1 3। अच्छा देखो ये मेरे पास ना माइनस का 4 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस का 4 लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से लिख दिया। उसके बाद बेटा माइनस का 3 तो ये प्लस का 3 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि बीच वाली वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव में आती है, ठीक है। ये गायब तो 1 1 1 और 3, ठीक है। तो 1 1 1 और 3 हो गया। प्लस का निशान बेटा क्या है मेरे पास, 4, फिर से ब्रैकेट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये गायब तो मेरे पास 1 1 1 और माइनस का 4, ठीक है। तो मैंने इस तरह से आपके सामने लिख दिया। अब ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं और देखते हैं क्या आ रही है। 2 लिखा, 1 3 ज़ा स्टूडेंट 3 होता है, 4 1 ज़ा 4 होता है, लेकिन प्लस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस का निशान होता है मेरे प्यारे बच्चों। 3 लिखा, फिर 1 3 ज़ा क्या होता है, 3 होता है, और 1 1 ज़ा क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है, प्लस का निशान 4, 1 माइनस 4 ज़ा क्या होता है, -4, और 1 1 ज़ा क्या होता है, माइनस का 1, ठीक है। तो मेरे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, ये यहाँ पे 7 प्लस 3, यहाँ पे 2 प्लस का 4 माइनस का 5, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपके सामने लिख दिया बेटा। अब क्या करना होगा, अब यहाँ पे रखना इम्प्लाइज डेट का निशान डालना मत भूलना, बोर्ड के पेपर में नंबर्स कट जाते हैं इससे भी। 2 7 ज़ा कितना होता है स्टूडेंट, 14, 2 3 ज़ा कितना होता है 6, 4 5 ज़ा कितना होता है बेटा, माइनस का 20, तो माइनस का 20 लिख दूंगा। 14 प्लस 6 भी 20 होता है। तो मेरे पास ये देखने से समझ में आ रहा है कि मेरे पास ये वाला सोल्यूशन भी क्या है स्टूडेंट, नॉन ट्रिवल सोल्यूशन है। तो मतलब इसके मैनी सोल्यूशन होंगे, तो ये क्या हो गया, 0, ठीक है। तो लिखूंगा सो ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट, नॉन ट्रिवल सोल्यूशन है, ठीक है। तो अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सिमिलरली सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। क्योंकि हमने तो यही सीखा है ना कि किस तरह से सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पूरी। तो मुझे आई थिंक तो एक न्यू पेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको आपके सामने लिख करके दिखा देता हूँ। बल्कि यहाँ पे भी हो ही जाएगा अगर देखा जाए तो, ठीक है। मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इन 3 इक्वेशंस में मैं यहाँ पे काम करके दिखाता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, फिर 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 और 2 में बेटा 2 वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किससे, इक्वेशन नंबर 2 के साथ, ठीक है। तो चलो आज इसको सब्ट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ मैं। तो मेरे पास स्टूडेंट 2x1 माइनस का 3x2 और प्लस का 4x3, ठीक है। इसको इस तरह से लिख दिया। इस वाइट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखूँगा, 2x1 प्लस का 2x2 प्लस का 2x3, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख कर दिखा दिया। ये माइनस माइनस माइनस, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। माइनस और माइनस का तो माइनस ही होता है, तो माइनस का क्या बचेगा, 5x2। ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 में से 2 जाएगा तो मेरे पास प्लस का 2x क्या बच जाएगा स्टूडेंट, हाँ प्लस का 2x3 बच जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इक्वल टू 0 है। अब मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे नेक्स्ट पेज में आना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी के आगे से लिखता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने काम किया था। मेरे माइनस का इक्वल टू की बात चलेगा, प्लस का हो जाएगा, तो 5x2 बराबर हो जाएगा 2x3 है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया और इक्वेशन नंबर क्या बोलूँगा स्टूडेंट, मैं 4 बोलूँगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे इक्वेशन 2 1 और 3 का भी काम करना है ना। तो 1 और 3, अब देखो यहाँ देखो 2 और 3 को, 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 में मेरे पास 2x1 माइनस का 3x प्लस का 4, इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, जो कि क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इसकी 2 के साथ, एंड इक्वेशन नंबर 1
सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट होगा इक्वेशन नंबर 3 के साथ, ठीक है। इस तरह से मैंने आपके सामने लिख दिया। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बेटा, 2x1, ठीक है, 3x2 प्लस का 4x3 इक्वल टू 0। और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2x1 माइनस का 4 8 हो जाएगा तो 1x2 और 2 3 तक हो जाएगा 6x3 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से मैंने आपके सामने लिख दिया। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या बच रहा है स्टूडेंट, 8 में से 3 जाएगा तो 5x, तो 5x2 हो गया स्टूडेंट। इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, माइनस का ही 2x3 आ रहा है। तो सेम ही वैल्यू आ रही है अगर देखा जाए। इसको भी उठा के उधर ले जाओ तो मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 5x2 बराबर है 2x3 के, ठीक है। तो मेरे पास कोई दूसरी वैल्यू नहीं आई है, बल्कि दोनों इक्वेशन से एक ही वैल्यू आई है, जिसको मैं बोल सकता हूँ क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 5 है, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हमें ना इसको ना 4 और 5 हमारे पास आइडेंटिटी है। जब भी हमारे पास आइडेंटिटी होती है तो मैंने आपको बताया था कि हम किसी एक वैल्यू को क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम आई थी, उससे पहले भी सेम आई थी, यहाँ पे भी सेम आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, लेट कर लेंगे कि आप x2 को लेट कर लो या फिर x3 को लेट कर लो, या आप पर डिपेंड करता है। मैं x3 को लेट करता हूँ कि वो t के बराबर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, 5 लिखूँगा, x2 लिखूँगा, 2 लिखूँगा और x3 की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, t की अगर वैल्यू x2 की वैल्यू निकालना तो 5 जगह डिवाइड कर दो, तो x2 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके, 2/5 और t के, ठीक है। तो ये मेरे पास एक वैल्यू फाइंड आउट होकर आ गई। x2 निकल गया, x3 निकल गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, x1 निकालना है। जब मेरे पास तीनों वैल्यूज़ निकल जाएंगे स्टूडेंट, किसी x3 की वैल्यू निकल गई और x2 की वैल्यू निकल गई, तो मुझे क्या निकालना है, x1 निकालना है। तो स्टूडेंट मेरे पास एक इक्वेशन था यहाँ पे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 के अंदर वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास ये आसानी तरीके से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ किसको कि x1 तो निकालना है, x2 जो है किसके बराबर है, x2 बराबर में 2/5 के, ठीक है, 2/5 t, जबकि x3 जो है वो किसके बराबर है, t। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में क्यों पुट कर रहा हूँ, सबसे ईजीएस्ट इक्वेशन ये है, x1 x2 और x3, ठीक है। तो पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो x1 तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस का निशान, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है, 2/5 t, और जबकि x3 की वैल्यू क्या है बेटा, प्लस का t, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलो आज इसको सॉल्व करें, दोनों को इक्वल टू के बाद ले जाओ। तो x1 बराबर है स्टूडेंट किसके, माइनस के 2/5 t और माइनस के t के, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, माइनस का 2t माइनस का 5t डिवाइडेड बाय 5। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास जो वैल्यू आएगी माइनस का 70/5, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यू निकाल दिया, x1 भी, x2 भी और x3 भी, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो मेरे पास x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है बेटा, x1 की वैल्यू आई है माइनस का 70/5, x2 की वैल्यू अभी हमने लिखा था 2/5 था, तो क्या लिखूँगा 2/5 और t, जबकि मेरे पास x3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3। तो ये मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरीके से कि मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो इस वाले पेज में है, ठीक है, आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट मेरे पास जो सेकंड पार्ट है वो ये दोनों पेज है, ठीक है। तो इसका आपने क्या करना है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 आ गया स्टूडेंट, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी सेम उसी तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि मेरे पास जो a की वैल्यू है वो पहली वैल्यू है, वो क्या है स्टूडेंट, 1 3 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 -2 माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा -3 1 और माइनस का 2, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। x की वैल्यू क्या होगी, वैसे ही जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, x1, ये क्या हो जाएगा x2 और x3, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई। और आखिर में b क्या होगा स्टूडेंट, 0 0 0 है, तो हम क्या लिख देंगे 0 0 और 0, ठीक है। इसको सेम उसी तरह से लिख दिया, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 करेंगे। अगर इसकी वैल्यू स्टूडेंट डिटर्मिनेंट 0 आती है तो मतलब ट्रिवल नॉन ट्रिवल सोल्यूशन, अगर 0 नहीं आती तो मतलब क्या हो जाएगा, ट्रिवल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, ठीक है स्टूडेंट। मैंने क्या करा, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने वही काम करा जो मुझे करना था, तो मैंने एक्सपेंडिंग लिखा बाय रॉ 1, ठीक है। मैंने रॉ 1 यहाँ पे आपके सामने शो कर दिया। अब हमें एक्सपेंडिंग करना ना बहुत अच्छे से आता है ना, क्योंकि मैंने क्या करा है, इसको सिखा दिया है। तो ये मेरा पहली टर्म 1 आ जाएगी, दूसरी टर्म में क्या हो जाएगी, ये हाइट, तो माइनस का 2 1 माइनस का 1 और माइनस का 2 मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा, ये 1 प्लस में, मुझे मालूम है आखिरी बीच वाली वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है, माइनस में लिखा, ये गायब, तो क्या बचा स्टूडेंट 3 1 4 माइनस का 2, ठीक है। ये भी मैंने आपके सामने लिख दिया। आखिरी में क्या होगा स्टूडेंट, माइनस में, तो
ये माइनस प्लस माइनस का ही 3 आएगा क्योंकि प्लस का निशान होता है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये गायब, तो मेरे पास क्या बचा है स्टूडेंट, सॉरी ये गायब और ये गायब ना, तो मेरे पास बचेगा स्टूडेंट 3। तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट, 3 4 माइनस का 2 और माइनस का 1, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने इसको लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। अब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 किसी से मल्टीप्लाई करे 1 ही होगा, 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस का, 1 1 सा क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 1, और फिर बीच में माइनस का निशान है तो प्लस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ बेटा ये 1 लिखना चाहो तो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का 1 लिखा है स्टूडेंट, 3 2 ज़ा 6, तो माइनस का 6, 4 1 ज़ा 4, तो मेरे पास माइनस का 4, ठीक है। ये माइनस का 3 आ जाएगा स्टूडेंट, 3 माइनस 1 ज़ा माइनस का 3, 4 2 ज़ा 8, लेकिन प्लस का 8 आएगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास माइनस का निशान है तो बीच में माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है स्टूडेंट, प्लस हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट लिखेंगे बेटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा माइनस का 1 और माइनस का 10, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा माइनस का 3 और इसमें से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 10, 3 5 ज़ा माइनस का 15, बेटा 10 + 5 कितना होता है 15 होता है। तो मेरे पास बेसिकली इसकी जो वैल्यू आ गई उस स्टूडेंट क्या आ गई, मेरे पास 0 आ गई। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे आपके सामने 0 लिख दिया। तो ये मेरे पास कौन सा सोल्यूशन है स्टूडेंट, ट्रिवल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवल सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट, नॉन ट्रिवल सोल्यूशन, ठीक है। तो जब भी नॉन ट्रिवल सोल्यूशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी के आगे इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब इसकी जो इक्वेशन की वैल्यू होती है उसको मुझे क्या करना होता है, मुझे बेसिकली उसे फाइंड आउट करना होता है। अगर मेरे पास 2 आइडेंटिटी आ जाती है इसकी वैल्यू, तो मतलब मैं क्या करता हूँ फिर इसमें लेट कर लेता हूँ टी को, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, एक इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या करा स्टूडेंट, इसको लिख लिया। अब क्या करना होगा, एक न्यू पेज चाहिए होगा मुझे, तो मैंने न्यू पेज ले लिया। आपको मालूम होगा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लिखूंगा इक्वेशन 1, पहले इसको सॉल्व करते हैं ना, इन दोनों को, फिर इसको इससे करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में बेटा यहाँ पे 3 नहीं है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, एंड इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है उन दोनों को क्या करवा दूंगा, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा प्लस का 3x2 माइनस 3 3 9x3 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने आपके सामने इस तरह से लिख दिया क्योंकि मुझे इसको ना मल्टीप्लाई करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाता, अगर x1 की जो वैल्यू है और इस वाली वैल्यू के साथ लिख देता हूँ, मेरे पास x2 की वैल्यू भी कैंसिल आउट हो सकती थी। खैर मैं इसको इसी तरह से करता हूँ जिस तरह से हमने लास्ट टाइम किया था। 3x1 हो जाएगा, माइनस का 2x2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का x3 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो मेरे पास क्या वैल्यू बच रही है, देखो 3x2 और 2x2, तो मेरे पास x2 बच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा, देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली 5x2 हो जाएगा क्योंकि प्लस प्लस 5 होता है, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 9 माइनस का, तो माइनस का क्या हो जाएगा 10x3 हो जाएगा, ठीक है। उठा के इधर ले जाओ तो x2 की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी स्टूडेंट, प्लस का 10x3, ठीक है। तो ये मैंने एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, मुझे दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करने का, ठीक है। ये 5 लिखना मत भूलना। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 देखो, अगर इस इक्वेशन नंबर 1 को स्टूडेंट मैं क्या कर दूं, मैं इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं स्टूडेंट 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी ना। तो लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को क्या करोगे स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करवा दोगे एक दूसरे से, ठीक है। तो तुम लोग लिख देना सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 4x1 प्लस का निशान 4x2, ठीक है, और 4 3 कितना होता है स्टूडेंट 12x3, ठीक है। तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसका आखिरी वाली वैल्यू जो है मेरे पास 4x1, इसकी वैल्यू को लिख के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूंगा स्टूडेंट, मैं लिखूंगा 4x1 माइनस का x2 माइनस का 2x3, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, ये वाली वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये बेटा क्या बच रहा है, ये मेरे पास बचेगा 5x2, तो 5x2 लिख दूंगा।
प्लस का माइनस का, तो माइनस का tan x3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 5x2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, tan x3। तो देखो दोनों की वैल्यू सेम आई है, आइडेंटिटी आई है, ठीक है। जब भी मेरे पास जब आइडेंटिटी आ जाती है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेट करता हूँ। क्या करता हूँ, लेट करता हूँ बेटा कि मेरे पास x2 की वैल्यू या फिर x3 की वैल्यू किसके बराबर है, t के बराबर है। तो मैंने x3 को बोल दिया स्टूडेंट 3 के बराबर है। अब इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, तो देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पे लिखा है बेटा 5x है ना, 5x2 बराबर है 10, ठीक है बेटा। 5 को जाके डिवाइड कर दो, तो x2 की जो वैल्यू हो क्या आ जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय 5 और t। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो मतलब x2 की जो वैल्यू है वह क्या आई है स्टूडेंट, 2t आई है, ठीक है। x2 की वैल्यू 2t, x3 की वैल्यू स्टूडेंट 3 आई है, ठीक है, t आई है। तो अब क्या करना होगा, अब मुझे एक और वैल्यू निकालनी होगी जो कि मेरे पास क्या होगा, x1 होगा, ठीक है। तो लिखना पुट x2 बराबर है 2t एंड x3 जो बराबर है t इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा, मेरे पास बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। अगर आप देखो बुक में सवाल में ही x1 प्लस x2 माइनस का 3x3, तो मैं लिखूंगा x1 आपके सामने x1, फिर इसके बाद प्लस का x2 है, तो प्लस का x2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2t है, ठीक है, 2t लिख दिया। फिर माइनस का 3x3 है, तो क्या लिखूंगा, माइनस का 3 x3 की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। आप शो कर दिया करो ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो। दोनों को उठा के उधर ले जाओ, तो x1 की जो वैल्यू हो क्या आ जाएगी बेटा, माइनस का 2t, ये माइनस का तो प्लस का 3t हो जाएगा, ठीक है। ये होगा ना, दोनों को माइनस कर लो, तो मेरे पास क्या आ रही है बेटा x1 की वैल्यू सिर्फ t आ रही है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो t लिख दूंगा। तो x1 की वैल्यू t, x3 की वैल्यू t और x2 की वैल्यू 2t। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे मेरे पास जो x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है स्टूडेंट, t, फिर x2 की 2t और आखिरी में t। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आया है स्टूडेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूँ, ठीक है। मेरे पास पहला पार्ट ये है, ठीक है, एंड सेकंड पार्ट स्टूडेंट ये है। चलो आज इसका अब पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो आपने सोल्यूशन लिखना है और सबसे पहले लेट करना है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि a बराबर है स्टूडेंट किसके, 5 2 1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 और 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस का 7, ये 1 और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। स्टूडेंट x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी मेरे पास, x1 x2 और x3, ठीक है। जबकि b की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 0 0 0, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब इसका स्टूडेंट इसका एक्सपेंडिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, ठीक है, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 का मतलब क्या होता है, आपने डिटर्मिनेंट लेना होता है, तो 5 लिखूंगा, यही टर्म को इस तरह से कर दूंगा, ये गायब, क्या बच रहा है बेटा, माइनस का 1 1 और 2 और 2, ठीक है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे बेटा माइनस का 6 लिखूंगा और फिर डैश लगाऊंगा, ये गायब, तो क्या बच रहा है 2 1 1 और 2, ठीक है। उसी तरीके से बेटा मेरे पास लास्ट वैल्यू माइनस का 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो माइनस का 7, ये गायब, तो क्या बचेगा 2 माइनस 1 1 और 2, ठीक है। तो इसको देख लेता हूँ। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 5 वैसे लिख दिया, 1 2 ज़ा माइनस 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। माइनस का 6 हो गया, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। माइनस का 7 हो गया स्टूडेंट, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, लेकिन माइनस का है तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने इसको क्या कर दिया स्टूडेंट, लिख करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, कैलकुलेट, ठीक है। तो हमारे पास बहुत ही आसान है, तो मुझे ये लिखना होगा, यहाँ पे 5 लिखूंगा, माइनस का 4 लिख दूंगा, ठीक है। माइनस का 6 और प्लस का क्या हो जाएगा 3, माइनस का 7 और स्टूडेंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो मेरे पास स्टूडेंट क्या आ रही है, वो मेरे पास ये आ रही है, ठीक है। मैं मतलब 5 की टेबल पढ़नी होगी, इतनी कि मेरे पास क्या हो जाए स्टूडेंट, मेरे पास आ जाए 40 आ जाएगा, माइनस 5 4 ज़ा 20, तो माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने आपके सामने क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब हमने इसके आगे बढ़ना होगा। तो माइनस का 6 लिखूंगा, 6 3 ज़ा कितना होता है स्टूडेंट, 18 होता है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखना होगा, यहाँ पे 18 लिख दूंगा, ठीक है। तो माइनस का क्या आ जाएगा 18 और 7 5 ज़ा 35 होता है, तो 35 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं स्टूडेंट कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो मेरे पास जो है इसको मैं लिख लेता हूँ अपने पास कैलकुलेटर के अंदर कि
फिर मेरे पास क्या लिखा हुआ बेटा माइनस का 20, फिर इसके बाद माइनस का 18 और फिर माइनस का कितना स्टूडेंट 35, तो मेरे पास 73 आ रहा है। ठीक है, मेरे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटा क्या आ रहा है 73, 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस सवाल में बोला गया था कि आपके पास अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आता है और नॉन ट्रिवल सोल्यूशन होता है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आप इसके मैनी सोल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, सो इट इज़ ट्रिवल सोल्यूशन। ये कौन सा सोल्यूशन है स्टूडेंट, ट्रिवल सोल्यूशन है। क्यों, क्योंकि इसमें मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं आ रहा। तो इसका सवाल बस यहीं पर सॉल्व हो गया स्टूडेंट, इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉन ट्रिवल होता तो फिर मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करता और यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। 3 मिनट के अंदर ये सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन क्लिक करो ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ये भी सेम उसी तरह से, और देखते हो कैसे सॉल्व हो रहा है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा आसान है और इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग सा सवाल है। हर एक सवाल एक दूसरे से क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग हो रहा है, और हम लोग बहुत ही मज़े से क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो आज इसको भी सॉल्व करते हैं। मेरे पास लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमने क्या करना है स्टूडेंट, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर विच द फ्लोइंग सिस्टम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, जबकि हमें जो फ्लोइंग इक्वेशन दिया हुआ है वो होमोजीनियस है। ठीक है, उसके बाद लिखा है मे हैव नॉन ट्रिवल सोल्यूशन। ये हमारे पास क्या है, नॉन ट्रिवल, जो हम सॉल्व कर रहे थे इसने बता दी कि नो ट्रिवल सोल्यूशन ही है। ऑल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, फिर आपने सिस्टम की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो फर्स्टली हमें क्या करना होगा, लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट बहुत काम अच्छा, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम किया था वही काम हमें दोबारा करना है स्टूडेंट। आप लैड कर सकते हो कि मेरे पास जो ए की वैल्यू है ना स्टूडेंट, जो मैंने लास्ट टाइम लैड किया था, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 3, ये मेरे पास माइनस का लैम्डा होगा स्टूडेंट। कोफिशिएंट की वैल्यू लिखते हैं, तो मैंने क्या किया, बराबर वाली वैल्यू लिख दिया। इसके बराबर क्या है स्टूडेंट 3 है, इसके बराबर क्या है माइनस का 2 है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 4। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने इस वैल्यू को क्या कर दिया, आपके सामने इवैल्यूएट करके निकाल दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू बेसिकली हमारे पास जो कोफिशिएंट होता है हम उसको लिखते हैं, जैसे कि x1, x2 एंड x3। तो दैट्स ये हमारे आंसर। ठीक है, और b की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट वो मेरे पास क्या होगी, 0, 0 एंड 0। देखा कितने आसान तरीके से हमने इसको स्टूडेंट लिख लिया। जब हम यहाँ तक काम कर लेंगे तो सवाल में लिखा हुआ है कि हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, वो है नॉन ट्रिवल सोल्यूशन। ठीक है, नॉन ट्रिवल सोल्यूशन तो लिखोगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। मेरे पास जो गिवन कंडीशन दिया हुआ है, गिवन कंडीशन इक्वेशन में हैव लिखा हुआ है ना, इक्वेशन नॉन ट्रिवल सोल्यूशन। तो गिवन इक्वेशन, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन गिवन है, ठीक है, वो क्या है, इस नॉन ट्रिवल। ठीक है, नॉन ट्रिवल है, तो दैट्स मीन मेरे पास क्या होता है, जो ऐसा इक्वेशन जो नॉन ट्रिवल सोल्यूशन होते हैं वो मेरे पास क्या होता है, हमें मालूम है, शुरू में बताया था कि ए डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, मेरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो याद रखना ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, तो हम लोग ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, हम रॉ 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बराबर हो जाएगा किसके, सबसे पहली वैल्यू 2, फिर इसका एक छोटा सा आपने मैट्रिक्स बनाना है प्यारा सा, फिर इसको और इसको क्या कर देना, हाइड कर देना। तो मेरे पास क्या बचेगा 3 माइनस 1 माइनस का 2 और 4। देखा कितने आसान तरीके से हमने इसे भी लिख लिया है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट बीच वाली वैल्यू क्या होती है, माइनस में, लेकिन ये क्या है बेटा, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो कितने आसान तरीके से हमने लैम्डा भी लिख लिया। ठीक है, अब ये वाली टर्म हाइट, ये वाली टर्म हाइट, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 माइनस 1 3 और 4। यहाँ पे भी ये सॉल्व हो गया। अब क्या करना होगा, अब हम इस लास्ट वाली वैल्यू पॉजिटिव में लिखते हैं, और ऑलरेडी वो क्या है, पॉजिटिव में ही है। तो यार ये हाइट, ये वाली हाइट, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे स्टूडेंट 2 3 3 माइनस 2। ठीक है, इतना सारे सवाल हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कर करके मैं एक तरह से बताऊंगा कि थक भी गए। ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश है कि स्टूडेंट मैं आपको कॉन्सेप्ट दूं ताकि आप क्या हो सके, आप आसानी तरीके से अपने बोर्ड के पेपर में अच्छे मार्क्स ले सको ना। जब आप अच्छे मार्क्स लोगे तो जाहिर सी बात है खुशी मुझे भी होगी, और आप जब कमेंट करके बताओगे कि आपके पेपर्स में वाकई अच्छे मार्क्स आए, ये तमाम क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए थे उसकी आपने तैयारी की है, तो इसके बारे में भी आपने मुझे क्या करना है स्टूडेंट, बताना है कमेंट करके, ताकि मैं क्या कर सकूँ, मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियोस बनाते रहूँ। ठीक है, कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट, कुछ सवालात में मैं चेंजेस करके लिखता हूँ, तो कभी कभार बुक की मिस प्रिंटिंग होती है जिसको मैं करेक्ट करके करता हूँ, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कहीं वैल्यू, क्योंकि इतने सारे सवालात होते हैं ना, तो कहीं वैल्यू क्या हो जाती
जाती है, आगे पीछे हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए मैं अभी से ही आपसे माजरत करता हूँ स्टूडेंट कि कहीं भी कोई गलती हो जाती है बीच में, तो स्टूडेंट आप उसे हाईलाइट कर दिया करो, लेकिन लाइक आप बता दिया करो कि सर से गलती ही हुई होगी, क्योंकि मैं जानबूझ के तो करूँगा नहीं ना कोई गलती, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या होता है, हमारे पास ए लैम्डा हमारे पास 0 है तो मैं लिख दूंगा डेल्टा ए मेरे पास 0 है तो मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। यानी 2 मैंने वैसे ही लिख दिया स्टूडेंट। 3 4 से कितना होता है स्टूडेंट, 12 होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 होता है, लेकिन बीच में कौन सा निशान होता है, माइनस होता है। ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन बीच वाला माइनस को मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बेटा ये लैम्डा हो जाएगा। 3 4 से कितना होता है स्टूडेंट, 2 4 से कितना होता है 8, 3 1 ज़ा 3, लेकिन माइनस का 3 और बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 लिखा हुआ है, 1 लिख दिया। 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4, 3 3 ज़ा 9, बीच में माइनस का 9, क्योंकि बीच में माइनस का निशान होता है। अगर कोई टर्म माइनस में होती है तो हम उसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये 0 वैसे ही लिख दिया बेटा। 2 लिखा, 10 लिखा, लैम्डा लिखा। 8 + 3 किसके बराबर होता है स्टूडेंट, हमारे पास आई थिंक तो 11 के बराबर होता है, ठीक है। तो 11 लिख दूंगा, प्लस 1 लिख दूंगा। -4 -9 किसके बराबर होता है बेटा, -13 के बराबर होता है। तो चलो आज इसको लिख लेते हैं। 0 वैसे उतारते जा रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे इम्प्लाइज डेट का निशान डालना नहीं भूलना, अदरवाइज अगर नहीं डालोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मेरा 2 10 से कितना होता है, मेरे पास 20 होता है, ठीक है। और ये मेरे पास जब मल्टीप्लाई होगा 11 से तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का 11 लैम्डा और माइनस का क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। बेटा इसको ज़रा सॉल्व करो। 20 + -13 किसके बराबर होता है, 7 के बराबर होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 11 प्लस का 7, ठीक है। लैम्डा वैसे ही हो गया। लैम्डा की वैल्यू निकालना है, इसको इक्वल टू के बाद ले जाओ तो स्टूडेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखूंगा 11 लैम्डा, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7 हो जाएगा, ठीक है। इस 7 को इक्वल टू के बाद लिखे गया हूँ, लेकिन इसको इस तरह से लिख दिया हूँ। अब 11 को नीचे ले जाओ तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, -7/11, ठीक है। तो ये मेरे पास लैम्डा की वैल्यू निकाल गया सवाल में जो पूछा गया था। अब बेटा इस लैम्डा की वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक एक करके इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे, ठीक है। तो चलो आज वही काम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक न्यू बुक ले ली, एक नया पेज लिया, जहाँ जहाँ लैम्डा होगा वहाँ क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, -7/11, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके सामने सवाल है। तो स्टूडेंट 2x1 माइनस लैम्डा जो है बेटा मेरे पास है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसकी वैल्यू को पुट करूंगा। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखा जाए तो मेरे पास प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से लिखा हुआ और यहाँ पे मेरे पास क्या है, माइनस का ही 7/11 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लैम्डा की जगह। तो मैं लिखूंगा प्लस का 7/11, ठीक है। तो 7/11 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 और प्लस का x3 बराबर है किसके, 0 के, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बेटा मेरे पास क्या लिखा हुआ है 2x, बाकी सारी वैल्यू सेम लिखी हुई है, तो मैं सेम करके लिख दूंगा कि मेरे पास क्या हो जाएगा 2x1 प्लस का 3x2 और माइनस का x3 बराबर है 0, ये इक्वेशन नंबर 2। और स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 3x1 और फिर इसका माइनस का 2x2 और प्लस का 4x3 स्टूडेंट 0, और ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट पेज का काम आ गया, ठीक है। अब मुझे पुराने पेज का कोई काम नहीं है, तो वही काम करेंगे, इक्वेशन 1 2 को देखेंगे और फिर इक्वेशन 1 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 देखो, इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूँ तो 2x से 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली। तो इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ स्टूडेंट किसके साथ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, 2x1 प्लस का 7/11 x2 प्लस का x3 बराबर है 0 के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2x1 प्लस का 3x2, ठीक है, और माइनस का x3 इक्वल टू 0। बेटा ये माइनस, ये भी माइनस, ठीक है, और ये स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गया। बेटा 7/11 लिखा हुआ है और माइनस का 3x है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7/11 और ये माइनस का 3 और दोनों में x2 लिखा हुआ है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया x2, ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लूँगा। बेटा प्लस का x3 किसके बराबर होता है, प्लस के 2x3 के, तो प्लस के 2x3 और इक्वल टू 0। बेटा अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, देख लो, 11 को 3 से करोगे रिटर्न 33 होगा, ठीक है। अगर 33 को माइनस करवा दोगे 7 से, ठीक है, तो मेरे पास आई थिंक सो आएगा माइनस का 26 आएगा, ठीक है, माइनस का 26। तो माइनस का 26/11, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x2 वैसे ही लिख दूंगा, प्लस का 2x3 लिख दिया इक्वल टू 0। बेटा अब मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के उधर ले जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं x को अलहदा कर देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसको उठा के उधर ले गया, तो माइनस का 26 11
और नीचे क्या हो जाएगा x2, ये माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 2x का 3। बेटा माइनस से माइनस कट गया, 2 की टेबल पढ़ लो ताकि ये कट जाए। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो मेरे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट 3 आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/3/11 x2 बराबर है किसके बेटा x3 के। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आई कि x3 बराबर है किसके स्टूडेंट x2/3 के। अगर बेटा मुझे x2 को निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे x3 को पुट करना होता है ना, तो मैं x2 की वैल्यू क्या कर लेता हूँ, फाइंड आउट कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे भी रखोगे तो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, इसको भी रहने दे सकते हो, x3 को बोल दो इसके बराबर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि मैं x3 को हमेशा लेट करता हूँ ना, तभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं x2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो बेटा x2 निकालना है तो ये ऊपर और ये नीचे, तो मेरे पास x3 की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी, ये x2 है ना। ठीक है, x2 की जो वैल्यू है स्टूडेंट ये ऊपर जाएगा तो 11 हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 13, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अगर ना भी लिखो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहला पार्ट भी आप लिख सकते हो। तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 हो गया। अब मुझे निकालना है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करना है। बेटा 1 और 3 को अगर सॉल्व करूँ तो ये किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इक्वेशन नंबर स्टूडेंट 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6x1 हो जाएगा, और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा 6x1 हो जाएगा। तो मतलब मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई, हम क्या करने जा रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को किससे करूँगा स्टूडेंट 3 से, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अगर इक्वेशन नंबर 3 को 2 से करूँगा 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट, आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 3 2 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, उसी तरह से 3 7 से कितना हो जाएगा 21, और 3 यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 21 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या आ गया 6x1। ठीक है, प्लस का 20 3 7 और 21 होता है ना, 21/11 x2 और प्लस का 3x3। ठीक है, इक्वल टू 0। तो गौर से देखो, ये 6 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये मेरे पास हो जाएगा 3। अब इसको 2 से करोगे 3 2 6। ठीक है, ये 4 और ये 8। ठीक है, तो इसको मैं इसी तरह से लिख दूंगा आपके सामने कि मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट 6x1। ठीक है, दूसरी जो वैल्यू आ रही है मैंने अभी बताया था, मेरे पास क्या आएगा बेटा माइनस में, तो माइनस का 4 और ये प्लस का 8, माइनस का 4x2 और प्लस का 8x3। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है स्टूडेंट। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हुआ। तो बेटा मेरे पास क्या बच रहा है प्लस का 21। ठीक है, ये प्लस का 21 है। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, और नीचे क्या है स्टूडेंट 11, और यहाँ पे प्लस का 4 बच रहा है, और बाहर क्या निकल जाएगा x2 निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बेटा 8 में से 3 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा बेटा 5 बचेगा, लेकिन किसका माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा माइनस का 5 और x3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और मेरे पास क्या हो जाएगा 11 4 ज़ा 44, 44 प्लस 21, तो आई थिंक सो 65। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 65/11। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 बराबर हो जाएगा बेटा, ये माइनस का प्लस होके 5x3 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 की टेबल इतनी पढ़ो कि मेरे पास क्या आ जाए स्टूडेंट 65 आ जाए। ठीक है, तो ये एक अहम सवाल है। ठीक है, तो स्टूडेंट 5 की टेबल कितनी पढ़ेंगे, 5 10 50, 5 11 55, 5 12 60, तो 5 16 13 कितना हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 65। तो बेटा इसको अगर लिखना चाहें तो मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आ गई स्टूडेंट कि 13/11 x2 बराबर है x3 के। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, मुझे यहाँ पे x3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना, मतलब x2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको इधर और इसको इधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि x2 जो है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, या फिर हाँ x2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 11/13 x3। तो देखो दोनों की वैल्यू स्टूडेंट सेम आ गई, जो हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे
कि x2 और x2 की वैल्यू सेम आ गई। जब आइडेंटिटी आ जाती है तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं और इसमें क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना एक और पेज ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं लेट करूँगा। ठीक है, जो हम काम पहले करे थे ना लेट वाला, वही काम करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो लेट करा मैंने कि x3 जो है वो किसके बराबर है, t के। ठीक है, जब t के बराबर है तो x2 निकालना है। ठीक है, तो बेटा x2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, 11/13, और x3 किसके बराबर है, t के। t लिख दिया। अब मुझे निकालना है स्टूडेंट क्या, x1, तो यहाँ पे लिखोगे पुट x2 बराबर है 11/13t एंड x3 बराबर है स्टूडेंट t। इसको कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो हम लोग शुरू से करते हुए हैं, शायद आपको याद भी होगा। ठीक है, क्योंकि इसी सवाल में इक्वेशन नंबर 1 बेटा मेरे पास ये है, इसके अंदर पुट कर लेते हैं वैल्यू को। ठीक है, याद रखना लैम्डा के बाद वाले में पुट करते हैं। ठीक है, तो अगर इक्वेशन नंबर 1 पुट करूँगा तो आई थिंक से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी बड़ी वैल्यू है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, ये नॉर्मल सी वैल्यू लग रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इक्वेशन नंबर 2 लिख देना। ठीक है, किसी में पुट कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 लिखा बेटा, x1 लिख दिया, प्लस लिखा, 3 लिखा, x2 की वैल्यू क्या है बेटा, x2 की वैल्यू मेरे पास 11/13 है। ठीक है, और साथ में t आ जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद क्या लिखा बेटा, माइनस लिखा हुआ है, x3 की वैल्यू क्या है मेरे पास, t है, तो मैंने क्या लिख दिया, t लिख दिया और इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं और देख लेते हैं मेरे पास क्या आ रही है बेटा। अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो उठा के उधर ले जाओ, तो मेरे पास 2x1 बराबर हो जाएगा किसके स्टूडेंट, 3 11 33 होता है ना, तो माइनस का 33/13 t और माइनस का t। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, 13 को t से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या हो जाए 2x, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का, अच्छा ये माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस था इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस हो गया। 13 टीज़ा मेरे पास कितना होता है स्टूडेंट, 33 तो वैसे लिखा गया, प्लस का 13 और t हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। मैंने एलसीएम लिया, अब इन दोनों को माइनस कर लो तो 2x1 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके, माइनस के आई थिंक सो 10 के। ठीक है, मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 10 ही आएगा ना। अगर 13 को मैं इसको माइनस कर दूँ तो आई थिंक 23 आएगा, नॉट 13, मेरे पास 23 आएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था 20 और 10 बोल दिया था, ये मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट 20 आएगा और नीचे 13 आ गया। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, तो मेरे पास स्टूडेंट x1 की जो वैल्यू वो क्या आ गई, माइनस का 10/13 और ये t और यहाँ पे भी t, तो मेरे पास x1 भी निकल गया, x2 भी निकल गया, और क्या निकल गया स्टूडेंट मेरे पास x3 भी निकल गया। तो यहाँ पे लिख दोगे कि x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, x1 की वैल्यू मेरे पास माइनस का 10/13 t, x2 की वैल्यू मेरे पास क्या 11/t, तो मैं लिख दूँगा 11/13 t, और आखिरी में क्या वैल्यू थी t। तो ये मेरे पास आंसर होगा जिसको हमने फाइंड आउट कर लिया। चलो आ जाओ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास तमाम मटेरियल्स एक जगह हो। तो ये मेरे पास स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन है जिसका आपको मैंने कह रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लो। एक ये है पहला पार्ट, ठीक है, आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 2 यही था। फिर उसके स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आगे का पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाया था, इस सवाल से लेकर के यहाँ तक, और फिर उसके बाद ये था। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट मेरे पास इसी का पार्ट नंबर 2 आ गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करवाता ना अभी एक एक करके, तो इसमें मसला ये होता है स्टूडेंट कि आपको ना तकरीबन 15 मिनट तो मुझे लग जाता है इसको सॉल्व करवाने में, क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है ये। ठीक है, आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो मेरे पास पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ था स्टूडेंट, एक इक्वेशन दिया हुआ है, वही काम हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने लेट किया x1 की वैल्यू 1 2 1 -4 लैम्डा और माइनस का 2 3 1 और लैम्डा। ठीक है, x की वैल्यू ये थी और b की वैल्यू ये थी। मैं लिखा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द गिवन इक्वेशन इज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो गिवन इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो हमें मालूम है कि a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 करा बेटा, 1 लिखा, ये गायब, तो लैम्डा 1 -2 लैम्डा लिख दिया। ठीक है, फिर बेटा ये माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये गायब 2 1 1 और लैम्डा 2 1 1 और लैम्डा लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस का 3 लिखा, ये गायब, तो 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये वही काम है जो हम करते हुए आ रहे थे। ठीक है, तभी मैंने इसको जल्दी में क्या करा है, इसको डायरेक्टली सॉल्व करा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो y का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 था तो प्लस का 2 हो जाएगा। 4 वैसे लिखा गया 2 लैम्डा 1 1 ज़ा -1, 3 को वैसे लिखा 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 1 लैम्डा ज़ा माइनस लैम्डा। ठीक है, इसी तरह से इसको सॉल्व किया तो स्टूडेंट लैम्डा का स्क्वायर वैसे 2 वैसे 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4। ठीक है, 3 4 ज़ा 12 और 3 माइनस लैम्डा 3 लैम्डा। ठीक है, अब मैंने क्या करा बेटा, लैम्डा को वैसे ही रखा, 8 में से अगर 3 को माइनस करूँगा तो
5 बचेगा, ठीक है। प्लस का 2 माइनस का 2, मेरे पास माइनस का 2 होता है और माइनस का 2 माइनस का 12 बराबर होता है -14 और ये जीरो वाली टर्म को इधर लिख दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट मैंने क्या करा, इसका मिडल टर्म ब्रेक लिया क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो मिडल टर्म ब्रेक से ही सॉल्व हो सकता था। मैंने मिडल टर्म से किया बेटा कि मैंने इस 14 को इस तरह से ब्रेक किया कि 2 7 सा 14 है माइनस में, और जब इसको प्लस माइनस करो तो 5 आ जाए। तो माइनस का 2 प्लस का 7 लिखा, इन दोनों में से लैम्डा कॉमन आया तो क्या बचा लैम्डा -2, इन दोनों में से 7 कॉमन आया तो 7 से 7 कटा, लैम्डा बचा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 2 सा 14 हो गया। तो बेटा इन दोनों में से दोबारा से लैम्डा -2 आ गया और लैम्डा प्लस 7 को वैसे ही लिख दिया। बेटा लैम्डा -2 को इक्वल टू के बाद लेके जाओगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। उसी तरीके से स्टूडेंट लैम्डा प्लस 7 को अगर इक्वल टू के बाद लेके जाओगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस तरह से निकाल दिया लैम्डा की 2 वैल्यू। अब बेटा ये जो 2 वैल्यू आई ना लैम्डा की, अब इसको क्या करोगे, इसको स्टूडेंट इस इक्वेशन का पुट करोगे। पहले लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करो, फिर लैम्डा की वैल्यू -7, ठीक है। तो मैंने यही करा कि फॉर लैम्डा 2, अब मेरा जो इक्वेशन था जहाँ पे भी स्टूडेंट लैम्डा था, मतलब एक लैम्डा यहाँ था और एक लैम्डा यहाँ था, तो उसकी जगह मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब जो काम हम वही करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अगर इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x1 हो जाएगा, तो 2x1 से 2x1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा स्टूडेंट, माइनस करवाया, 8 माइनस हुआ तो माइनस का 10 हुआ, 6 माइनस 5 5 हुआ, इक्वल टू के बाद गया तो 5 1 सा 5 5 2 सा 10 हुआ, माइनस से माइनस कटा, 2 को वैसे ही रहने दिया, इक्वल टू के बाद ले गया, डिवाइड हो रहा है, नीचे के मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा यहाँ पे 1 छुपा हुआ तो 1/2 और x का 3 हो गया। उसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व किया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 3 को देखो, अगर इसको डायरेक्टली माइनस करवा दूँ तो भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मैंने इसको स्टूडेंट क्या करा, डायरेक्टली माइनस करवाया, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हुई, 4 में से 2 गया तो माइनस का 2 बचा, 3 में से -2 है तो x3 बचा। इसको इक्वल टू के बाद ले गया बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ और ये जाके डिवाइड हो गया तो x3, तो दोनों की वैल्यू सेम सेम आ गई। जब वैल्यू सेम सेम आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, लेट करते हैं x3। जब मैंने लेट कर लिया x3 को तो इस t की वैल्यू को इसके अंदर पुट किया तो x2 आ गया। जब x3 और x2 की वैल्यू आ गई तो स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूंगा। इक्वेशन नंबर 1 जो था मेरे पास ये था, देखा जाए तो, ठीक है। तो माइनस का 4x2 ये पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। बस x2 की जगह मेरे पास इसकी वैल्यू और x3 की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x2 की जगह मैंने वैल्यू 1/2 लिखा और x3 की जगह मैंने सिर्फ और सिर्फ t लिखा। तो इससे ये वैल्यू कैंसिल, माइनस का 2 t, इन दोनों को माइनस करो तो प्लस का t और इक्वल टू के बाद गया तो माइनस का t आ गया। तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आ गई, x1 की वैल्यू मेरे पास माइनस का t था, माइनस t लिख दिया। x2 की वैल्यू 1/t था, 1/t लिख दिया। और स्टूडेंट x3 की जो वैल्यू t थी मैंने t लिख दिया, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ तक सॉल्व करा। अब इसके बाद क्या था स्टूडेंट, मेरे पास इसी की हुई सॉल्व करना था। अब मुझे क्या लेकर के 7 लेकर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला स्टूडेंट कि अब लैम्डा बराबर है किसके, 7 के। अब मैंने क्या करा, जहाँ जहाँ लैम्डा था -7 मैंने वहाँ पे -7 लिख दिया, ठीक है। इस इक्वेशन को उसी तरह से सॉल्व करा, पहले 2 से मल्टीप्लाई करा ताकि यही वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है स्टूडेंट, 7 और 8 में से क्या बचेगा, माइनस का x2 और 6 में से बन जाएगा तो 5, इक्वल टू के बाद गया, माइनस से माइनस कट गया तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, 5x3। अब स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 7 और 9 मैंने इसको अलग नाम दिया था, ठीक है। 1 2 3 नहीं दिया था बल्कि इसको अलग नाम दिया था, -7 पुट करके। बेटा 7 और 9 को देखो ज़रा, इसको अगर डायरेक्टली सप्लाई करूँ तो डायरेक्टली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो मैंने डायरेक्टली का सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 7 और 9, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हुई। 4 में से 2 गया तो मेरे पास -2 बचा और 7 में से 3 गया तो मेरे पास 7 + 3 तो मेरे पास 10 हो गया। इसको इक्वल टू के बाद लेके आया, 2 1 सा 2 कैंसिल आउट हो गया और 2 5 सा 10, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो गया। तो x2 की वैल्यू देखो दोनों सेम आ गए। जब दोनों सेम वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं x। तो x3 बराबर है, ठीक है, मैंने t के बराबर लिया तो x2 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा, 5t हो जाएगा। अब बेटा t और 5t को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया तो मेरे पास -4 5t और x3 की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा 4 5 सा 20, 20 + 3 तो 17 होता है, ठीक है। तो माइनस का 17 था, इक्वल टू के बाद जगह क्या हो जाएगा, प्लस का 17 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 17t और 5t और t। देखो इसको इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया, क्योंकि मुझे स्टूडेंट जल्दी करवाना था, क्योंकि आपको आंसर भी तो चाहिए होता है ना। तो मैंने इसको इस तरह से करवा दिया जल्दी जल्दी में, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट तो आपको दे ही दिया है कि कैसे करना है। तो ये वाला पेज था हमारे पास, नेक्स्ट पेज स्टूडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट पेज है वो मेरे पास ये है, ठीक है। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था जिसको हमने इस तरह से सॉल्व किया है, ठीक है। तो चलो आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं।
अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक चीज़ को आपने याद रखना है स्टूडेंट, अगर यहाँ गॉसियन एलिमिनेशन मेथड लिखा हुआ हो ना, उसका मतलब होता है एशेलन मेथड, ठीक है। और एशेलन मेथड में क्या होता है, लीडिंग एलिमेंट के नीचे मतलब डाउनवर्ड क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 0 0 होना चाहिए। मतलब ये 1 है, फिर इसके 1 के नीचे 0 और ये 1 है, इसके नीचे कोई टर्म ही नहीं है, तो मेरे पास ये क्या होता है, एशेलन मेथड होता है। और गॉस जॉर्डन मेथड को स्टूडेंट रिड्यूस एशेलन मेथड भी कहते हैं। मतलब इसके हर लीडिंग एलिमेंट में मतलब आइडेंटिटी हो, नीचे भी 0, ऊपर भी 0, नीचे भी 0, यहाँ पे भी दोनों जगह 0। तो ऐसा टर्म जिसके अंदर क्या हो जाए स्टूडेंट कि हमारे पास गॉस जॉर्डन हो तो उसको रिड्यूस कहते हैं, और गॉस एलिमिनेशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कि एशेलन मेथड भी कहते हैं, जो हम सीख कर आ चुके हैं, ठीक है। अब सवाल में लिखा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय लीनियर इक्वेशन एंड गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। बेटा गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, मतलब एशेलन मेथड से सॉल्व करना और बताना है कि ये वैल्यू मेरे पास कंसिस्टेंसी है या फिर नहीं है, ठीक है। अब कंसिस्टेंस होता क्या है स्टूडेंट, वो मैं अभी आपको सॉल्व करते हुए बताऊँगा कि अगर हमारे पास रैंक इक्वल हो जाता है उसके क्या बोलते हैं आपके रैंक बी के, तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं कंसिस्टेंसी बोलते हैं। और अगर इसकी वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट, हमेशा यूनिक आती है, ठीक है। और अगर मेरे पास इसी का रैंक की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट लेस देन आए, ठीक है, नंबर्स ऑफ अननोन से, तो मेरे पास वो क्या होता है, वो मेरे पास उसका जो होता है मैनी सोल्यूशन बनता है, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन बनता है, ठीक है। और इक्वल ना आए तो वो इनकन्सिस्टेंसी होती है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में स्टूडेंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो मेरे पास 2 2 3 था, मैंने लिख दिया। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है 3 1 -2, ठीक है। और उसी तरीके से स्टूडेंट अगर नेक्स्ट वैल्यू देखी जाए तो मेरे पास क्या है 4 1 और 1, 4 1 और 1 लिख दिया, ठीक है। स्टूडेंट इस तरह से लिख दिया। याद रखना है इसमें हम एक आर्गुमेंट मैट्रिक्स बनाते हैं जो इक्वल टू के बाद होता है, जो कि क्या लिखते हैं 2 5 -3, ठीक है। तो ये मेरे पास एक टर्म हो गई, ठीक है। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, इसको मुझे एशेलन मेथड में चेंज करना होगा, जिस तरह से हम लोग करते हुए हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट मुझे इसको एशेलन मेथड में चेंज करना है तो मैं इसको अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 1 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये दोबारा से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट कि R1 को मैं दोबारा से R1 को डिवाइड करवा रहा हूँ स्टूडेंट 1/2 से मल्टीप्लाई करवा के, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो मेरे पास ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये 1 हो गया। ये 3 किसके बराबर हो जाएगा 3/2, ये स्टूडेंट दोबारा से 2 आ जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड होगा, तो मेरे पास 2 1 0 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आर्गुमेंट वैसे उतरेगा और ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया क्योंकि हमने इसको सीखा हुआ है, तभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। यानी टर्म वैसे हो जाएगी 2 1 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 3 माइनस का 2 1 और माइनस का 3, ठीक है। अब स्टूडेंट मुझे यही वैल्यू को क्या करना है 0 बनाना है, ठीक है। मतलब इस वैल्यू को 0 और इस वैल्यू को 0। तो बेटा मैं क्या करूँगा, R2 को मुझे 0 बनाना है तो R2 लिखूंगा, माइनस करवा दूंगा किससे स्टूडेंट 2R1 से। लास्ट टाइम भी करके देखा था ना, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा R1 को तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगा, क्योंकि R1 की वैल्यू 1 है और R2 की वैल्यू 2 है, तो दोनों 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं R3 को भी 0 बनाना चाहूँ तो R3 लिखूंगा स्टूडेंट, दोबारा से R3 माइनस करवा दूंगा 3R1 के साथ, क्योंकि 3 है तो मेरे पास R1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3 हो जाएगा और फिर 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट जो रॉ हम यहाँ पे लिखते हैं उसको स्टूडेंट क्या करते हैं चेंज करते हैं, बाकी सारी टर्म को वैसे ही लिख देते हैं। तो रॉ 2 रॉ 3 है, मतलब रॉ 1 नहीं है, तो रॉ 1 को मैं वैसे ही लिख दूंगा 3/2, ठीक है। ये 2 आर्गुमेंट वाला वैसे उतर गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट मुझे क्या करना है, इसको 0 मैंने बना दिया, ठीक है। मुझे मालूम है 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। अब इसको देखो R2 की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, मैंने 1 लिख दिया, माइनस का निशान 2 है 2 लिख दिया। और R1 की वैल्यू क्या है बेटा, इसके ऊपर 3/2 है, तो क्या लिख दूंगा 3/2, 2 से 2 कट गया तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो बेटा माइनस का 2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 2, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लो, ये 1 है, माइनस का स्टूडेंट यहाँ पे 2 है और इसमें R1 में मेरे पास क्या बचा है 2 बचा हुआ है, ठीक है। 2 2 4 और 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों अब इसको भी करना है, तो यहाँ पे लिखूंगा 5 माइनस का 2 और ऊपर क्या है 1, ठीक है। 2 1 2 होता है, 5 में से 2 जाता है तो कितना बचता है प्लस का 3, तो मेरे पास क्या बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास 3 बच जाएगा, सही है, कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि मैंने बता दिया है। अब इसमें देखो, इसमें R3 की वैल्यू क्या बेटा -2 है, मैंने -2 लिखा, ये रफ वर्क है, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा कौन सा निशान है, माइनस का 3 है। और R1 की वैल्यू क्या है, क्योंकि मैंने -2 लिखा, R1 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 3/2 है, ठीक है। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली सॉल्व होगा नहीं, तो 3 3 9 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, तो -4 -9 डिवाइडेड बाई 2,
ठीक है, इसी तरह से होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ होगा नहीं। तो माइनस का 9 माइनस का 4 कितना होता है स्टूडेंट? अगर देखा जाए तो 9 है ना, 10 11 12 13, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? माइनस का 13/2। तो मेरे पास जो पहली वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? माइनस का 13/2। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सिंपल सी बात थी, मैंने इसको करके दिखा दिया। अब क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बेटा मेरे पास क्या है? 1 है, मैंने 1 लिख दिया, माइनस का निशान लगाया 3 क्योंकि R3 है, और इसके बाद क्या ऊपर 2 है, ठीक है, 2 लिख दिया। 3 2 6 होता है, 6 में से 1 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस का 5। उसी तरह से बेटा यहाँ पे माइनस का 3 है, फिर माइनस का 3, और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? मेरे पास 1 लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा, ठीक है। तो 3 1 3 होता है, ठीक है, और माइनस का 3 तो माइनस का 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमने स्टूडेंट इसको क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया काफ़ी हद तक। अब क्या करना होगा स्टूडेंट? हमें ये वाली वैल्यू को भी, अब इस वाली वैल्यू को मेरे को क्या बनाना है स्टूडेंट? मुझे 1 बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? रॉ 2 को दोबारा लिखूंगा, रॉ 2, और इसको डिवाइड करवा दूंगा माइनस का 1/2 से, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बच रही है? 1 0 0, ये 3/2, ये 2, ये 1 वैसे उतर गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 3/2 हो जाएगा, ये बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा? माइनस का 3/2, क्योंकि माइनस के निशान के साथ करना है, ठीक है। ये माइनस का 13/2, ये माइनस का 5, और ये माइनस का 6, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया? आपके सामने सवाल को वैसे का वैसे ही उतार दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? नेक्स्ट पेज में जाना है, तो मैं अपना नेक्स्ट पेज को ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब स्टूडेंट इसके नीचे वाली टर्म को क्या बनाना है? 0 बनाना है, ठीक है। अब इसके नीचे वाली टर्म को 0 कैसे बनाएंगे? तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में जहाँ पे इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं अपना नेक्स्ट पेज खोल लेता हूँ ताकि मेरा वहाँ पे क्या आ जाए? सोल्यूशन आ जाए आपका, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब बहुत ही आसान स्टूडेंट, अब मुझे क्या करना है? इसको 0 बनाना है, ठीक है। गॉसियन एलिमिनेशन का मतलब है कि इसको 0 बनाना है। तो लिखूंगा स्टूडेंट R3, दोबारा से R3 माइनस में लिखा हुआ है, तो मैं प्लस में लिख दूंगा स्टूडेंट क्या? 13/2, ठीक है। और किसके साथ लिखूंगा? R2 के साथ, तो R2 लिख दूंगा। तो R2 की वैल्यू 1 है, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 13/2 ही आएगा, और माइनस का 13/2, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरा इस पेज में काम है। तो ये क्या जगह 1 0 0, ये 3/2, ये 1, ये भी 0 हो जाएगा स्टूडेंट। 2 प्लस का 3/2, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस का 5 है ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो याद रखना R3 की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस का 5, प्लस का क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट मेरे पास? 13/2, तो 13/2, जबकि R2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 3/2, तो क्या लिख दूंगा? 3/2 लिख दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का मल्टीप्लाई बाय 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो माइनस का 5 आएगा, प्लस का 39 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 4 आ जाएगा। 4 5 तो 20 होता है, तो माइनस का 20 प्लस का 39 डिवाइडेड बाय 4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 19/4, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 19/4 आ जाएगा प्लस में, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या था सवाल में स्टूडेंट? 1 माइनस का 3/2, वैसे लिख दूंगा। यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस का 3/2। अब स्टूडेंट इसको देख लेते हैं, ये माइनस का 6 है, ठीक है। क्या है? माइनस का 6, तो क्या लिखूंगा? माइनस का 6 लिखूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट क्या लिखूंगा? प्लस का निशान, फिर 13/2 वैसे ही लिख दिया। और स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? अब इसके ऊपर माइनस का 13/2, ठीक है, माइनस का 3/2, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस का 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 6, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 39 हो जाएगा, और नीचे 4 आ जाएगा। 6 4 का कितना होता है स्टूडेंट? 24 होता है, ठीक है। 6 4 का 24, तो मैं लिख दूंगा 24 माइनस का 39 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू आखिर क्या बन कर के आ रही है, ताकि हमें पता चल जाए ना, क्योंकि हमें सारी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू को पुट करूँ, माइनस का 24 और माइनस का 39, तो मेरे पास माइनस का 63 होता है, ठीक है। माइनस का 24 माइनस का 39, तो माइनस का 63/4, तो क्या लिख दूँगा? माइनस का 63/4, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट? दिखा दिया। अब क्या करना है? मुझे इसको 1 बनाना है, ठीक है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करूँगा? R3 लिखूंगा, दोबारा से R3 लिखूंगा स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/19 के साथ। क्यों? 19 ऊपर चलेगा, 4 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। ये होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये मैंने क्या कर दिया? आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट? इसको डिवाइड कर लेते हैं इसी से। तो मेरे पास 1 0 0, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3/2, यहाँ पे 1, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0, ये 2, ये क्या हो जाएगा? 3/2, और स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं 1
माइनस का 3/2, यहाँ पे 63/4 है ना, तो 63/4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 4/19 से। 4 से 4 कटा तो माइनस का 63/19 मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट इसका आर्गुमेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो मुझे ना, अब जब मेरे पास अब मैंने बताया था तुम लोगों को जो कंसिस्टेंसी बताया था, अब देखो नॉन ज़ीरो कितना है मेरे पास, 2 मैट्रिक्स है। अगर देखा जाए, अगर मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक का बोल दूँ मेरे पास रैंक ए है, और इसको बोल दूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टूडेंट मेरे पास क्या है, रैंक बी है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा देखो यहाँ पे कितना नॉन ज़ीरो आ रहा है, 1 2 3, तो मेरे पास रैंक इसका क्या आ रहा है स्टूडेंट, 3 आ रहा है। अब इसका भी देखो नॉन ज़ीरो कितना है, 1 2 3, चौथा नंबर नहीं है, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसका भी रैंक 3 आ रहा है। ठीक है, अगर मेरे पास रैंक ए बराबर हो जाए स्टूडेंट रैंक किसके साथ, बी के साथ, तो ऐसे वाले को क्या कहते हैं हम लोग, कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी कहते हैं। और अगर हमारे पास इसकी वैल्यू कंसिस्टेंसी आई है तो इसका स्टूडेंट मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो क्या होगी, मेरे पास काफ़ी सारे सोल्यूशन इसके निकलेंगे। ठीक है, मतलब यूनिक सोल्यूशन होंगे, हर एक वैल्यू की एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, यूनिक होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है जब भी रैंक दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए। और यही चीज़ लेस देन आ जाए तो मेरे पास क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी, मतलब हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलेंगे उसके। तो मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, जब मैं यहाँ तक लेकर आ जाऊँ तो ये कंसिस्टेंस है, और मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि याद रखना पहली वाली टर्म मेरे पास x होती है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे x लिखा था, y लिखा था और z लिखा हुआ था। तो मेरे पास स्टूडेंट क्या होगा कि जहाँ जहाँ नंबर्स लिखा होगा उसको मैं बोलूँगा x, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा x, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस का निशान, y की वैल्यू क्या है 3/2y, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस का 2z, किसके बराबर है 1 के। पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन जो है स्टूडेंट मेरे पास y से स्टार्ट हो रही है, z नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट, y बराबर प्लस का निशान 3/2, z किसके बराबर है बेटा, माइनस के 3/2 के। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट मेरे पास आखिरी है z, तो z बराबर है किसके बेटा, माइनस का 63/19 के। ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू मेरे पास निकल गई किसकी, इसकी। अब मुझे y निकालना है, तो बेटा अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूंगा ना तो मेरे पास y की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, ये देखो y प्लस 3/2, बस ये मुझे करना था और कुछ नहीं करना। ठीक है, माइनस का 63/19, ठीक है, बराबर है किसके बेटा, माइनस 3/2 के। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर 3 को मल्टीप्लाई करूँगा स्टूडेंट 63 से, तो मेरे पास माइनस का 189 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस निशान था तो मैंने माइनस को भी वैसे ही लिख दिया है। ठीक है, और 2 को 19 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 19 से मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 38 हो जाएगा। तो ये मैंने 38 लिख दिया, यहाँ पे माइनस का 3/2 लिख दिया। ठीक है, अब इसको उठा के इक्वल टू के बाद ले जाओ तो मेरे पास ना इसकी ना वैल्यू बन करके आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे इसी तरह से ही वैल्यू निकालनी है तो मैं इसी तरह से ही क्या करूँगा, वैल्यूज़ को निकालूंगा। ठीक है, अगर पहले वैल्यू को काट भी सकते थे अगर तुम चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी वैल्यूज़ को काट नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके, प्लस का 189/38 माइनस का 3/2। बेटा इसको जब सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के अंदर तो मेरे पास जो y की वैल्यू है ना तो स्टूडेंट वो तुम्हारे पास आएगी, कैलकुलेटर में डायरेक्टली वैल्यू लिखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, 66/19, क्या आएगा 66/19, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब y की वैल्यू निकल गई, z की वैल्यू निकल गई, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू z की वैल्यू और ये y की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ तो मेरे पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी स्टूडेंट, मेरे पास x की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, ये देखो x वैसे ही लिखता हूँ। ठीक है, 3/2 लिखता हूँ। ठीक है, प्लस का निशान 3/2, y की जगह क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 66/19, तो क्या लिख दूंगा स्टूडेंट 66/19। ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया। अब क्या करोगे, अब मेरे पास स्टूडेंट प्लस का निशान है, प्लस लिखा, 2 लिखा, z की वैल्यू क्या आई थी बेटा, z की वैल्यू थी माइनस का 63/19। ठीक है, और इक्वल टू 1, तो मैंने इक्वल टू 1 भी लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर है 3 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 66, तो मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट प्लस का 198। ठीक है, और 2 को 19 से करते हैं तो अभी मैंने बताया था 38 आता है। बेटा प्लस माइनस माइनस होता है, 263 था, देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 63, तो माइनस का 126 आ जाएगा, और नीचे बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा 19, वैसे उतर जाएगा क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
अच्छा, अब क्या करोगे स्टूडेंट, जब मैंने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया है ना, अब मुझे इसको उठा के इक्वल टू के बाद लेके जाना है, ठीक है। तो मेरे पास x लिखूंगा बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 1, ये प्लस में तो माइनस का 198/38 और प्लस का क्या हो जाएगा 126/19, ठीक है। अब स्टूडेंट्स का जैसे स्टूडेंट सॉल्व कर लोगे ना, तुम्हारे पास जब इसको एलसीएम लोगे इसका, ठीक है, तो इसके पास मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 46/19, ठीक है। तो 46/19 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। और हमने इस सवाल को देखो कितना आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 2 आ गया, इसे मैंने सॉल्व कर दिया है। मैं आपको मैथड बता देता हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले मेरे पास जो भी इक्वेशन होता है उसे मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। मैंने लिख दिया 5, ये 2 है 3 है, तो 5 2 3 -2 +2 माइनस का 4 1 6 माइनस का 5 2 1 और 3 2 1 और 3 कर दिया, ठीक है। इसमें मुझे पहली वाली वैल्यू का क्या बनाना है, 1 बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, R1 को माइनस करवा दिया स्टूडेंट 2R2 से। 2R2 की वैल्यू क्या बेटा, R2 की वैल्यू क्या है 2, 2 2 से क्या जाएगा 4, 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, बाकी 2 और 3 वैसे उतार गया। नीचे वाली टर्म भी स्टूडेंट मैंने सेम टू सेम वैसे उतार दिया देख करके। यहाँ पे चेंजेस हुआ है, देखो कैसे, 2 2 से 4 हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का ही 4, क्योंकि माइनस का यहाँ पे 4है, तो माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 होता है। उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, R2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 2 4 है, ठीक है, 6 2 12 होता है। और 12 में से स्टूडेंट अगर 1 को माइनस करोगे तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 11 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, और फिर ये वाला रॉ 1 क्या है बेटा मेरे पास 2 है, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को 0 बनाएंगे। कैसे वैल्यू होगा, R2 को माइनस करवा देंगे 2R1 से, क्योंकि देखो R1 में 2 है ना, R1 में 1 है, अगर मैं इसको 2R1 से करवाऊंगा तो ये दोबारा से 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर R2 की वैल्यू 2 है तो इसको 2 से माइनस करवा दूंगा, तो 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 0 बचेगा, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। उसी तरह से इसको भी क्या करा है स्टूडेंट, माइनस का 3R1 से करवाया है। R1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, और जब माइनस से होगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। उसी तरह से स्टूडेंट इसको भी सॉल्व करा, R2 की जगह मैंने 2 लिखा, माइनस लिखा, 2R1 की जगह क्या लिखा स्टूडेंट 6 लिखा, 2 6 कितना होता है 12, और ये 2 है, तो मेरे पास क्या बचा बेटा 14 बच रहा है प्लस का, ठीक है, क्योंकि माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 12 + 2 14 होता है। उसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए नेक्स्ट वैल्यू को, तो ये 6 है तो 6 लिखूंगा, और R1 में मतलब -11 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो -11 अगर मल्टीप्लाई होगा तो 22 हो जाएगा, और 22 + 6 मेरे पास क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसी तरह से 1 है स्टूडेंट, इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। अब इसके हमारे पास क्या हो रहा है, जब R3 को सॉल्व करें तो ये 0 हो गया, जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट 14 आएगा, इसको सॉल्व करें 28 आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब आपने R2 को डिवाइड करना होगा स्टूडेंट 1/14 से, क्योंकि 14 है ना, इसको 14 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बाकी सारी टर्म वैसे उठ रहा, लेकिन यही टर्म को मैंने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 हो जाएगा। 28 को 14 से करोगे 2 आ जाएगा, 1 को 14 से करोगे 14 आ जाएगा। साथ साथ स्टूडेंट मैं अगर इसको 1 में से 1 इसको माइनस करवा दूँ तो मैंने R3 को भी क्या करा स्टूडेंट 1/14 से कर लिया, क्योंकि सेम सेम वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3/14, ठीक है। अब मुझे ये बताए 1 के नीचे वाला 0 बनाना है। R3 को अगर माइनस करवा दूँ R2 से तो मेरे पास क्या हो जाएगा 0, तो लिखा R3 - R2, तो ये 0 हो गया। तो देखो यहाँ पे ज़रा गौर से देखना, इसके नीचे भी 0 आ गया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया 0 हो गया, कि 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। अब जरा इसका रैंक देखो 1 2, नॉन ज़ीरो कितना है 1, और दूसरा क्या है नॉन ज़ीरो 2, ठीक है। तो रैंक मेरे पास आर्गुमेंट से पहले कितना बन रहा है 2 बन रहा है, और रैंक बी देखो कितना बन रहा है 1 2, और ये कितना बेटा नॉन ज़ीरो 3, तो मतलब रैंक 3 बन रहा है, मतलब 1 का 2 बन रहा है, इज़ नॉट इक्वल टू 3। इसका रैंक कितना बन रहा है 2, क्योंकि नीचे वाले में 0 है, ठीक है। इसको अगर देखा जाए सिर्फ तो इसका अगर देखेंगे आपको मैट्रिक्स ए, तो इसमें रैंक कितना बन रहा है 1 और 2, तो मैंने लिख दिया 2, क्योंकि ये वाला टर्म नॉन ज़ीरो है, ठीक है, 0 है यहाँ पे, तो जहाँ पे 0 होता है वो रैंक नहीं होता। और जब मैं इन पूरे को देखूंगा तो देखो यहाँ पे 1 है 2 है और एक ये भी है 1/7, ठीक है। यहाँ पे भी एक नॉन ज़ीरो लफ्ज़ है, तो मेरे पास इसका रैंक 3 बन रहा है। तो दोनों स्टूडेंट एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो रैंक ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक बी। इतना आसान सवाल था स्टूडेंट, इसका आंसर हमने निकाल दिया। अब इस तरह से स्टूडेंट इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2x + z = 2, मतलब y गायब है। यहाँ पे बेटा 2y, यहाँ पे x गायब है, और यहाँ पे z गायब है। तो स्टूडेंट जो वाला 1 वाली टर्म होती है ना, मैं उसको पहले लिख लिया हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो 1 वाली टर्म को पहले लिखा 1
3, z नहीं तो 0 लिखा, उसके बाद 5 लिख दिया। सेकंड वैल्यू क्या है बेटा, मैंने ये वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू लिखी है, अपोजिट लिख रहा हूँ, नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऊपर से नीचे लिख सकते हो और नीचे से ऊपर लिख सकते हो। देखो अब x की वैल्यू नहीं है तो 0, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है बेटा 2, तो 2 लिख दिया, z की वैल्यू -1 और 3 को वैसे लिख दिया, और ऊपर क्या है बेटा 2 है, फिर उसके बाद y नहीं है तो 0, फिर z है 1 और ये 2 है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। अब स्टूडेंट 1 तो पहली बार टर्म हो गई, मुझे R2 को सॉल्व करना है, तो R2 कैसे सॉल्व होगा, अगर मैं R3 कैसे सॉल्व होगा, R3 को अगर माइनस करवा दूँ 2R1 से, क्योंकि 2 है और माइनस करवा दूंगा 2 ही से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये टर्म क्या हो गया स्टूडेंट 0 हो गई। उसी तरह से इसको सॉल्व करा तो मेरे पास क्या है बेटा -6, 1 और -8, बाकी सारी टर्म मैंने वैसे उतार दिया। अब बेटा मुझे यही टर्म को 1 बनाना है, तो मैं इसको किससे डिवाइड करूँगा 1/2 से, तो मैंने लिखा 1/2 से अगर डिवाइड कर दूंगा R2 को तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा, तो 0 हो गया, ये 2 की जगह 1 आ गया, -1 की जगह 1/2 आ गया, 3 के ओवर क्या हो गया 3/2 आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके नीचे वाला 0 बनाना है, माइनस में तो प्लस का 6 R2 कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 होता है, और R3 की वैल्यू क्या है मेरे पास -6 प्लस का 6 कैंसिल आउट हुआ तो क्या आ गया 0। उसी तरह से बेटा मेरे पास R1 1 है, 6 लिखूंगा, R2 की वैल्यू -1/2, जब उसको सॉल्व करोगे तो -2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हो गया बेटा, इसको मुझे क्या बनाना है 1 बनाना है, तो -1/2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से 2 कटेगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका रैंक देख लो बेटा, अगर इसको सिर्फ देखें तो कितना रैंक बन रहा है 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे 1 मौजूद है, और जब इसको देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे कोई नॉन जीरो नहीं था, तो स्टूडेंट मैं बोल सकता हूँ रैंक ए इज इक्वल टू रैंक बी। तो स्टूडेंट अब मैं फर्स्ट इक्वेशन बना रहा हूँ, z की जो वैल्यू ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है, तो z बराबर है -1/2 के। फिर मैं इससे थोड़ा सा ऊपर आया तो बेटा मेरे पास x नहीं था तो x नहीं लिखा, y की वैल्यू 1 बोला तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, z की वैल्यू -1/z और इक्वल टू 3/2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, और x के लिए बेटा यहाँ पे x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं, बराबर है किसके स्टूडेंट 5 के, ठीक है। अब बेटा मेरे पास जब z की वैल्यू निकल गई है, y निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इस z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट y की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है पुट z इन इक्वेशन नंबर 2, तो y -1/2 z इज इक्वल टू 3/2, ये इक्वेशन नंबर 2 था। अब इसके अंदर मेरा z की वैल्यू डाला -1/2, 2 2 * 4 माइनस प्लस 1 1 = 1, तो बेटा उठा के इसको इक्वल टू के बाद ले गया, जब इसका एलसीएम लोगे तो वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट 5/4 आएगी, ठीक है। उसी तरह से ये y की वैल्यू जो मेरे पास आई है इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दूंगा, तो इक्वेशन नंबर 3 स्टूडेंट मेरे पास ये है, y की वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 x + 3y = 5, y की जगह क्या लिख दिया बेटा 5/4, 3 5 = 15, 4 को वैसे लिखा इक्वल टू के बाद लेके गया, 4 5 = 20 -15, तो 20 में से 5 जाएगा 5 और नीचे क्या आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई और मेरे पास z की वैल्यू आ गई, यही मुझे सॉल्व करना था। और देखो हमने कितने आसान तरीके से इसको पार्ट को सॉल्व कर लिया, पार्ट नंबर 3। अब इसका भी स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास इसका काम मिल जाए आपके पास, ठीक है। मैंने क्या करा आपके सामने ये वाला पार्ट लिख दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देना ताकि आपको सही से पूरा पार्ट नजर आए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आज इसका आप नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अभी मेरे पास नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, वो मेरे पास है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मेरे पास ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो पार्ट नंबर जो 4 है स्टूडेंट मेरे पास ये है, ओके। पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करता हूँ और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। मेरा पार्ट नंबर 4 में मेरे पास यह डिजिट था। अब देखो 1 पहली है तो मैंने 1 वाली टर्म को पहले लिखा, फिर दूसरी वाली टर्म लिखा, फिर तीसरी वाली टर्म लिखा, ठीक है। अब क्या करूँगा बेटा, इसको और इसको 0 बनाना था तो मैं लिखूँगा R2 - 3R1 और यहाँ पे R3 - 5R1, क्योंकि 3 और 5 प्लस में तो माइनस का 3R1 प्लस का 5R1, तो बेटा ये वाली टर्म 1 0 0 हो जाएगा। और फिर इसकी कैलकुलेशन एक एक करा तो मेरे पास -8 -13 -18 -29 आया और 9 और -19 आया, ठीक है। इसको कर देखना, आपके पास भी वैल्यू यही आएगी। फिर मैंने R2 लिखा, R2 को डिवाइड कर दिया -1/8 से, क्योंकि मुझे 8 को क्या बनाना है 1 बनाना है, तो मैंने इसको यहाँ पे इसका 1 बना दिया। 13 ओवर क्या हो जाएगा माइनस प्लस होगा तो 13/8 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा 9/18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, वही टर्म वैसे उतार दिया। अब बेटा इसको 0 बनाना है तो क्या लिखूंगा R3 प्लस, माइनस में था तो प्लस लिखा, 18 लिखा और R2 लिख दिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 के नीचे वाली टर्म 0 हो गई। जब इसको सॉल्व करोगे 1/4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/4, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मुझे इस वाली टर्म को 1 बनाना है, तो इसको डिवाइड कैसे करवा दूंगा स्टूडेंट, अगर मुझको
इस वाली टर्म को मुझे 1 बनाना है तो मल्टीप्लाई कैसे करा दूंगा 4 से, तो 4 से कटेगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 आ जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 1 आ गया, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, ये टर्म निकल गई। अब देखो रैंक मेरे पास यहाँ पे भी 3 बन रहा है और रैंक यहाँ पे भी 3 बन रहा है, तो मैंने लिख दिया रैंक ए इज इक्वल टू रैंक बी। तो बेटा z की वैल्यू डायरेक्टली निकल गया 5। ठीक है, y की वैल्यू निकलना है तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर मैंने बनाया y बराबर है 13/8 z और इक्वल टू 9/8, और मैंने इक्वेशन नंबर 3 बनाया क्या बेटा x 2y 5z और 4। तो देखो यही लिखा है x 2y 5z इक्वल टू 4। ठीक है, अब स्टूडेंट ये z की वैल्यू अगर इसके अंदर पुट कर दूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी y की, तो z की वैल्यू क्या है 5, तो मैंने 5 पुट करा। 3 5 से कितना होता है 60, 13 5 से कितना होता है 65 होता है। ठीक है, ये प्लस का निशान है, उठा के इक्वल टू की बात लेके जाए माइनस का 65, तो 8 एक दफ़ा आ जाएगा, दोनों सेम है, और 65 में से मेरा 9 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट मेरे पास क्या था, पार्ट नंबर y और z को पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3 ये रहा, तो लिखा मैंने x प्लस 2 की जगह y की वैल्यू -7, ठीक है, प्लस का 5, और 5 की जगह z की जगह क्या लिख दिया 5। ठीक है, 5 टू द 7 14, 5 5 25, बेटा 14 प्लस 4 कितना होता है मेरे पास, इसको इक्वल टू के बाद ले गया हूँ 18 होता है, 18 में 25 जाएगा तो माइनस का x आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या है -7, y की वैल्यू क्या है -7 और z की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। आप इसका भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं यहाँ पे आपके लिए स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूँ। एक ये पार्ट है स्टूडेंट और एक ये पार्ट है स्टूडेंट। आज के पार्ट को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाकी पार्ट को इंशाल्लाह एक नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन क्लिक करो ताकि मैं इस तरह की आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहूँ। इंशाल्लाह आपसे एक न्यू वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।